प्रीमियम, डिडक्टिबल, कोपे, को इंश्योरेंस, फैमिली डिडक्टिबल, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, इन नेटवर्क, आउट नेटवर्क, पीसीपी, अर्जेंट केयर, ईआर, पीपीओ, एचएमओ, सब क्या चीज़ है भाई। मतलब दिमाग घूम जाता है यार इनके बारे में सीखते सीखते समझते समझते। गाइस अब लग तो गई है, अमेरिका में अगर लग जाए कई लोग तो इतना डर जाते हैं कि यार ओह शिट चोट लग गई है, डॉक्टर के जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा। तो क्या करें, इस वीडियो में बात करते हैं कि अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है, कितनी सारी टर्म्स होती हैं, सब बात करेंगे इस वीडियो में ताकि आपको इस सिचुएशन में ना जाना पड़े। तो गाइज़ आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजत, वाइफ का नाम है शिल्पा। हम लोग डैलस में रहते हैं, टेक्सास में। अमेरिका में हमें रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 17 साल, 15 साल नहीं पता नहीं, समथिंग ठीक है ना। मुश्किल हो जाता है गाइस कुछ टाइम के बाद कैलकुलेट करना भी मुश्किल होता है। तो मुझे आए हुए अमेरिका में, एक्चुअली मुझे आए हुए 12 साल हुए हैं, राइट। जब मैं नया आया था ना अमेरिका में, भाई साहब हिल गया था कि यार कैसे काम करता है। इनफैक्ट आज भी मैं ना 10% अभी भी अनश्योर हूँ कि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है। अभी भी 90% ही श्योर हूँ मैं, इतने सालों के बाद भी। शुक्र है मेरी वाइफ को, शुक्र है बीवी को, वो मेडिकल में काम करती है इसलिए उसकी इतनी नॉलेज है, वरना भाई बहुत मुश्किल है। तो जो 90 भी है ना वो भी मैंने सिखाया कैसे काम करता है। मतलब होता है ऐसा। ओके, तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं भाई, हिल जाओगे। तो थोड़ा सा अब हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना, तब आपको समझ जाएगा। डिटेल में बताऊंगा। होपफुली बोरिंग ना हो ये वीडियो, बोरिंग नहीं होगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इंडियन स्पेशली जो लोग यहाँ पे अमेरिका आना चाहते हैं या नए आए हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब हो सकता है अभी भी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिस कर जाऊँ, मैं पॉइंट्स लिख के लाया फ़ोन पे ना। तो अब सबसे पहले बहुत सारी टर्म्स होती हैं, हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। प्रीमियम, डिडक्टिबल, कोपे, को इंश्योरेंस, फैमिली डिडक्टिबल, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, इन नेटवर्क, आउट नेटवर्क, पीसीपी, अर्जेंट केयर, ईआर, पीपीओ, एचएमओ, सब क्या चीज़ है भाई। मतलब दिमाग घूम जाता है यार इनके बारे में सीखते सीखते समझते समझते। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे को भी बहुत टाइम लग गया ये चीज़ समझने में, अब जाके थोड़ा समझ आया है, थैंक्स टू माय वाइफ जो कि मेडिकल फील्ड में काम करती है। बट चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे मैंडेटरी था कुछ सालों तक पहले, जब ओबामा केयर आया था। अब मैंडेटरी नहीं है, कुछ स्टेट्स हो सकती है अमेरिका में रिक्वायर करती हैं कि भाई चाहिए, उसके अलावा ज़रूरी नहीं है, पर बहुत ऑब्वियसली बहुत रिकमेंडेड है, होना चाहिए सबके पास। तो मेडिकल अभी मिलती कैसे है इंश्योरेंस। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, जो कि मोस्टली इंडियंस आईटी में होते हैं, तो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। उन कंपनी को पैसे वैसे दे के मंथली जो पेमेंट करती है वहाँ से। अगर आप आईटी में नहीं काम करते हैं, अगर आपका खुद का बिजनेस है, कुछ और आपको बाहर से लेना है, तो दो और तरीके होते हैं। एक होता है मेडिकेयर, एक होता है मेडिकेड। तो मेडिकेयर होता है गवर्नमेंट फंडेड, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, और वो सिर्फ सीनियर्स के लिए होता है अमेरिका में, 65 ईयर्स एंड ओल्डर। मेडिकेड होता है स्टेट की तरफ से, जिस स्टेट में आप रहते हैं उनकी तरफ से, और पर वो लो इनकम वाली फैमिलीज के लिए होता है। तो बहुत ही लो इनकम जिनकी होती है ना, उनके लिए होता है वो, और वो स्टेट फंडेड होता है। अगर आप इसमें नहीं है तो अब आप जाके आपको खुद से परचेज करना पड़ेगा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि लेट्स से आपको अपनी कंपनी से परचेज करना है। तो कंपनी के पास प्लान होते हैं बहुत सारे, कोई एचएमओ प्लान होगा, कोई पीपीओ प्लान होगा। तो इनकी फुल फॉर्म तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, डिटेल में मैं बता भी नहीं पाऊंगा, मुझे लगता नहीं, मुझे पता भी है, गूगल आप कर लेना। बट एचएमओ और पीपीओ दो तरह के प्लान होते हैं। एक हाई डिडक्टिबल प्लान भी होते हैं, बट कॉमनली जो होते हैं एचएमओ एंड पीपीओ होता है। तो एचएमओ और पीपीओ के बारे में बताइए कि मैं शॉर्ट में आपको ये बताऊंगा, पीपीओ बेटर होता है, एचएमओ कम अच्छा होता है, बट एचएमओ सस्ता होता है, पीपीओ महंगा होता है। एचएमओ में क्या होता है कि यहाँ पे देखो एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ऑथराइजेशन होता है। तो आप पीसीपी के पास तो आप कभी भी जा सकते हो ना। अभी हमने पीसीपी की बात नहीं करी। हाँ, मैं चलो रेगुलर डॉक्टर, मतलब ऐसे बोलती हूँ, आप रेगुलर डॉक्टर के पास आप अपॉइंटमेंट लेके कभी भी जा सकते हो। बट एक स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए अगर आपके पास एचएमओ इंश्योरेंस है तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको पहले अपने रेगुलर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो आपको रेफर करेगा एक स्पेशलिस्ट पे, और आप स्पेशलिस्ट पे जाने के लिए आपकी इंश्योरेंस अप्रूव करेगी कि हाँ आप स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो, वो होता है ऑथराइजेशन।
तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ शॉर्टकट में। तो बेसिकली HMO जो कि सस्ती इंश्योरेंस होती है और उसकी बिकॉज वो सस्ती होती है इसलिए उसके बेनिफिट भी कम होते हैं। तो वो लोग यूजली वो उसके बिकॉज बेनिफिट का मैं एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बार बार अपने PCP जो डॉक्टर है आपका प्राइमरी केयर फिजिशियन, PCP का मतलब ये होता है, उसके पास ही जाना पड़ेगा हर ट्रीटमेंट के लिए। और अगर किसी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत है तो पहले उसी के पास जाओ, फिर वो आगे बताएगा कि इसके पास जाओ। एक ऐसे फालतू का खर्चा है। ऑथराइजेशन बार बार लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑथराइजेशन लेने में भी आई वुड से 10 to 15 डेज लग जाते हैं। तो आप एकदम से उठ के स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते किसी भी। तो अगर आपके पास HMO है, PPO है, तो आप डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है, ये बहुत बड़ा फायदा होता है और इसलिए वो महंगी भी होती है और वो अच्छी होती है। सबसे मेन तो एक्चुअली यही होता है HMO और PPO में फर्क। तो हमने अभी तक HMO की बात करी, PPO की बात करी, PCP की बात करी, और अब हम करते हैं इन नेटवर्क एंड आउट नेटवर्क की बात। जैसे कि नाम से सजेशन आपको पता लगता है, इन नेटवर्क का मतलब है जो भी आपके इंश्योरेंस कवर करती है वो वाले डॉक्टर जो कि इन नेटवर्क में होते हैं। HMO का एक नुकसान ये भी है कि उसके इन नेटवर्क डॉक्टर थोड़े कम होते हैं, और PPO का फायदा ये है कि उसके इन नेटवर्क डॉक्टर ज़्यादा होते हैं, तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं चूज़ करने के लिए कि भाई आप अभी इस जगह पे रहते हैं, आप कल को मूव करके यहाँ पर आ गए, दूसरी सिटी में आ गए, तब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी PPO में, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इन नेटवर्क डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपकी इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आपका खर्चा कम आएगा। आउट नेटवर्क डॉक्टर वो होते हैं जो कि नेटवर्क में नहीं होते, इसलिए उनका खर्चा ज़्यादा आता है। आउट नेटवर्क फिर कोई क्यों चूज़ करेगा? कई बार होता है कि भाई उसका डॉक्टर का नाम बहुत अच्छा है, वो बहुत फेमस डॉक्टर है, आपको मन कर गया कि वो उसी के पास जाना है, चाहे जितना मर्जी खर्चा लगे, फिर तो आप उसी के पास जाओगे ना। तो फिर हो सकता है आउट नेटवर्क हो। तो ये होता है इन नेटवर्क एंड आउट नेटवर्क। एक आउट ऑफ नेटवर्क का मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी। अब जैसे डिलीवरी हुई हमारी, है ना, तो उसमें जो भी डॉक्टर मेरे को मिलने आ रहा है, ठीक है, अब मैं उससे उस टाइम नहीं पूछूंगी ना, अब हॉस्पिटल तो इन नेटवर्क है, लेकिन जो इंडिविजुअल डॉक्टर मुझसे मिलने आ रहा है या हेजल से मिलने आया था हमारी बेबी से, तो वो अब हो सकता है आउट ऑफ नेटवर्क डॉक्टर हो, हमारी इंश्योरेंस नहीं लेता हो, बट उस टाइम मैं थोड़ा कहूंगी तू आउट ऑफ नेटवर्क है, तू जा, तेरे से तो ये बड़ा एक डिसएडवांटेज है यहाँ का। कि भाई बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया किसी का या डिलीवरी थी हमारी, तो हम हॉस्पिटल में गए हैं, हॉस्पिटल हम वहीं गए हैं जो कि हमारा इन नेटवर्क हॉस्पिटल था, ताकि हमारा खर्चा कम आए। पर उनके हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर्स हो, कोई ऐसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो, कोई क्या पता कोई उन्होंने किसी से टाई अप, कोई टेस्टिंग हो रही हो जिससे टाई अप किया हो, वो आउट नेटवर्क निकलेगा, तो उसका खर्चा आएगा बाद में। और उस टाइम पे भाई हम जब लेटे हुए हैं कि भाई पैर में दर्द हो रहा है, हड्डी टूटी हुई है, तब ऐसा थोड़ा ना कोई बात करता है कि यार किसी और को भेजो, पूछा किसी और को बुला, ऐसा नहीं होता। तो ये थोड़ा सा नुकसान है यहाँ पर इस सिस्टम का, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अब हम आगे बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है जो आप मंथली पैसे देते हैं अपनी इंश्योरेंस को लेने के लिए। जैसे आप इंश्योरेंस के पैसे बेसिकली आप घर की भी इंश्योरेंस लेते हैं, उसे प्रीमियम बोलते हैं। तो अब जैसे आपको कंपनी से आपकी इंश्योरेंस आपने परचेज करी, तो अब आप मंथली जो पेमेंट देंगे उसे बोलते हैं प्रीमियम। और एक चीज़ होती है डिडक्टिबल। तो जब आप यूजुअली यहाँ पे कैलेंडर ईयर जो होता है जनवरी से दिसंबर तक का होता है, कुछ कंपनीज में हो सकता है कि डिफरेंट हो, बट यहाँ पर यूजुअली नवंबर दिसंबर में आप अगले साल के लिए इंश्योरेंस चूज़ करते हैं। तो जब आप परचेस करने लगते हैं इंश्योरेंस, तो नवंबर दिसंबर में ओपन एनरोलमेंट होती है, उसको बोलते हैं कि अब आप चूज़ कर सकते हैं अगले साल के लिए। एक बार आपने चूज़ कर ली तो वो लॉक हो जाती है पूरे साल। एक बार लॉक हो गई फिर आप चेंज नहीं कर सकते पूरे साल, अनलेस देयर इज़ अ QLE, क्वालिफाइंग लाइफ इवेंट। तो अभी देखो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने नवंबर दिसंबर में आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पूरे साल के लिए चूज़ कर ली इंश्योरेंस, वो तभी अनलॉक होगी अगर देयर इज़ अ QLE, क्वालिफाइंग लाइफ इवेंट। मतलब किसी का बर्थ होना, किसी की डेथ होना, किसी की जॉब चली जाना, किसी की नई जॉब लगना, एडिशन ऑफ फैमिली मेंबर, ऐसे कुछ भी चीज़ें जो अगर होती हैं उसे बोलते हैं लाइफ इवेंट। तब आप एक और मौका मिलने का पूरे साल के बीच में उसको एडिट करने का, वरना वो पूरे साल लॉक रहती है। तो लेट्स से आप ओपन एनरोलमेंट के पीरियड में आप इंश्योरेंस चूज़ कर रहे हैं, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी मैं लूँ, PPO लूँ, HMO लूँ, या फिर कौन सी वाली लूँ, हाई डिडक्टिबल लूँ। तो आपको उस केस में देखना पड़ेगा प्रीमियम कितना है, क्योंकि प्रीमियम जितना ज़्यादा डिडक्टिबल उतना कम होती है अच्छी इंश्योरेंस, पर वो महंगी पड़ गई। प्रीमियम जितना कम, डिडक्टिबल उतना ज़्यादा, उतनी बेकार इंश्योरेंस, पर वो आपको सस्ती पड़ेगी। तो यूजुअली लोगों का दिमाग ऐसे हो गया होगा क्या? तो गाइस, अगर आप ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ पे अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम समझना चाहते हैं, अमेरिका आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए है, और ये वीडियो उन तक पहुँचाए गाइस। तो हो सकता है सबको समझ नहीं आए, बट आप थोड़ा ध्यान से फोकस करें, सब समझ आएगा बहुत।
इजी तो नहीं है पर हो जाएगा। क्योंकि मैं भी ऐसे सोचती थी, क्योंकि मुझे तो पता है, फिर भी रजत ने इतना सारा बोला ना, मैं तो देखो प्रीमियम जितना कम होगा आप पैसे बचाएंगे हर महीने, पर डिडक्टिबल ज्यादा होगा। हाँ। डिडक्टिबल क्या होता है? डिडक्टिबल होता है कि कुछ भी कवरेज यूज करने से पहले आपको सर्टेन अमाउंट आपको पे करनी ही पड़ेगी, तब आपकी इंश्योरेंस आपको बेनिफिट देगी, वरना नहीं देगी। और वो भी बहुत मेजर चीजों पे होता है। अब ये नहीं कि अब आप रेगुलर डॉक्टर के पास, प्राइमरी केयर के पास जा रहे हो तो आपको डिडक्टिबल पहले मीट करना पड़ेगा, नहीं। एग्जाम्पल देके बताऊंगा मैं। हम्म। हमारा डिडक्टिबल है $350 मेरा, $350 शिल्पा का, और फैमिली का डिडक्टिबल $700। अब फैमिली में हम 3 लोग हैं इस समय, शिल्पा, मैं और बेबी, पर हमारा इंडिविजुअल डिडक्टिबल है $350। तो लेट्स से मेरे हाथ में दर्द हो गया या फ्रैक्चर हो गया, तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, एक्सरे कराऊंगा, $350 तो मुझे देने ही देने हैं, उसके बाद जाके मेरी इंश्योरेंस पे करेगी। और अगर शिल्पा को कुछ होता है तो वो $350 अपना देगी, हेजल अपना देगी, हमारा सबका कुछ होता है तो $700 हम पहले देंगे, तब इंश्योरेंस कवर करेगी। तो डिडक्टिबल इज बेसिकली जो पहले अमाउंट आप देंगे उसके बाद जाके इंश्योरेंस कवर करेगी। अब कितना कवर करेगी तो वो भी आपकी प्री पॉलिसी पे डिपेंड करता है। लेट्स से आपने महंगा प्रीमियम देके अच्छी पॉलिसी ले ली, तो हमारी जो इस समय पॉलिसी है हमारी है 90% कवरेज, 10% को इंश्योरेंस। अब को इंश्योरेंस की बात करते हैं। को इंश्योरेंस बेसिकली एक ऐसी एक फी होती है जो कि आपको देनी ही देनी है। पहले तो आप डिडक्टिबल देंगे, सबसे पहले आप प्रीमियम देंगे हर महीने, फिर इंश्योरेंस जब आप यूज़ करने का टाइम आएगा फिर आप डिडक्टिबल मीट करेंगे। एक बार डिडक्टिबल मीट हो गया फिर अब टाइम आएगा कि 90% इंश्योरेंस देगी, 10% आप देंगे। एग्जाम्पल, डिलीवरी हुई हमारी, मतलब बेबी हुई, जब शिल्पा की डिलीवरी हुई, तो लेट्स से एग्जाम्पल $1000 का बिल आया, $1000 में $350 पहले हमने डिडक्टिबल दे दिए, बचे 650 में से $65 जो कि 10% है को इंश्योरेंस, वो हमें देने ही देने हैं। अब बचे हुए पैसे जो कि 650 माइनस 65 जो भी होते हैं 585, वो देगी इंश्योरेंस। तो ऐसे काम करती है इंश्योरेंस। और अब डिडक्टिबल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? डिडक्टिबल सिर्फ हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। लेट्स से अगर आप पीसीपी जो कि आपका रेगुलर डॉक्टर है, प्राइमरी डॉक्टर है, उससे मिलने जाते हैं, तब आप जो पैसे उसके देते हैं उसकी जो फ़ी है वो डिडक्टिबल नहीं होती, दैट्स कॉल्ड कोपे। कोपे इज एन अमाउंट जो आप अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर को देते हैं उससे मिलने के, तो या फिर आप कहीं और गए, किसी को दिखाने, स्पेशलिस्ट को गए दिखाने के, कुछ आपकी चीज़, उसको जो पेमेंट दी आपने वो कोपे होती है, और वो डिडक्टिबल में नहीं जाती। डिडक्टिबल में भी सिर्फ हॉस्पिटल के खर्चे जाते हैं। होप आई एम मेकिंग सेंस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर रहेगी 2 चीज़ों की बात करना। यहाँ पर एक मैंने आपको बताया पीसीपी होता है, एक अर्जेंट केयर होता है, एक ईआर होता है। ईआर मतलब इमरजेंसी रूम। तो यूजुअली जैसे कहते हैं ना कि भाई, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था कि मैं क्रचिज पे चल रहा हूँ, मेरे को एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो अगर वो इतना, अब वो पीसीपी पे तो नहीं जाएंगे आप। पीसीपी यूजुअली होता है कि नॉर्मल फीवर हो गया, खांसी जुकाम, या फिर और कुछ और हो गया कि भाई वैक्सीनेशन चाहिए, टेस्टिंग करानी है, कोई रेगुलर चीज़ों के लिए आप पीसीपी पे जाते हैं। उसके ऊपर होता है अर्जेंट केयर। अर्जेंट केयर की मतलब अभी जाना है। इमरजेंसी मतलब भाई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, हार्ट अटैक होना किसी का, या फिर बहुत ही बुरा किसी का कुछ ऐसा होगा, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तब आप ईआर में जाते हो। और यूजुअली अगर आप खुद से जा सकते हो तो चले जाओ कार ड्राइव करके। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप नहीं जा सकते, तो आप 911 फ़ोन करते हैं, जिसमें एम्बुलेंस आपको लेने आती है, और एम्बुलेंस का खर्चा अलग से होता है बाय द वे। अब लेट्स से अर्जेंट केयर की बात करते हैं, जो कि पीसीपी और ईआर के बीच में आता है। अर्जेंट केयर यूजुअली ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ की अर्जेंट है, पर ऐसा नहीं कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आप 2-3 घंटा भी रुक सकते हैं, ठीक है, रुक सकते हैं, तो अर्जेंट है। कि भाई मैं पटाखे जला रहा था दिवाली पे, हाथ में फूट गया, दैट्स अर्जेंट, इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, राइट? तो आप अर्जेंट केयर में जाएंगे, वो भी डिपेंड करता है कि भाई कितना फटा है, राइट? तो लेट्स से आप अर्जेंट केयर में जाते हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आप डिडक्टिबल मीट होना चाहिए आपका। तो जितना कम डिडक्टिबल होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, जितना कम डिडक्टिबल होगा उतनी ज़्यादा प्रीमियम होगी मंथली, राइट? तो वहाँ पे जाके आप अपने पैसे देंगे, फिर वो आपको चेक करेंगे, दवाइयाँ जो भी कुछ है सब कुछ वहीं होगा। बिल आएगा कुछ टाइम के बाद में, फिर वो अगेन अगर आपने डिडक्टिबल मीट कर दिया है तो 10%, अगर आपका को इंश्योरेंस 10% है या 20% है, डिपेंडिंग ऑन आपका प्लान, तो उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, बाकी इंश्योरेंस देगी। एक होता है आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम। अब लेट्स से आप साल में जाते ही रहे हॉस्पिटल, जाते रहे, इतने चले गए कि आपने पहले तो डिडक्टिबल मीट कर लिया, फिर आपने अब 10% भी देते रहे। 10% भी एक होता है कितनी बार दोगे, तो होता है आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम। अब आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम हमारा, हम दोनों का $4000 है, तो मतलब हम जितनी मर्जी बार भी हॉस्पिटल जाएं पूरे साल में,
हम 4,000 से ज़्यादा नहीं देंगे 10% में। जो 10% हमको इंश्योरेंस देते हैं हर बारी जाने पे, वो 4,000 से ज़्यादा तो नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा प्लान ऐसा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको दिखता है कि आगे फ्यूचर में चल के आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगने वाले हैं कि भाई डिलीवरी प्लान्ड है, या फिर आप सीनियर हैं, आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आप अच्छी इंश्योरेंस लें जिसका प्रीमियम ज़्यादा हो, डिडक्टिबल कम हो। अगर आपको लगता है बहुत हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बढ़िया है, शुगर वगैरह सब ऑल गुड, तो आप लो वाला भी ले सकते हैं ताकि मंथली पैसे बचाएं, और बिकॉज आपको पता है कि आप ज़्यादा चक्कर नहीं काटेंगे हॉस्पिटल में, डिडक्टिबल हाई कर सकते हो। डिडक्टिबल हाई कर सकते हो। यहाँ पर मैम 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं इंडिया से कंपेयर अगर करूँ, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, अमेरिका का भी बहुत अच्छा है। बस अमेरिका का एक डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा महंगा है। अगर महंगाई को कॉस्ट छोड़ दो तो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ की टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत अच्छी है। गाइस, यहाँ की बहुत अच्छी एक मेडिकल सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मैंने सुना है कि अब दूसरी कंट्रीज़ में आने लगी हैं। यहाँ पे तो सालों से चल रही हैं, जो हमने रिसेंटली अभी देखी हैं। पर एक चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी ये भी है कि अगर आपको कुछ हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, हार्ट अटैक आ गया और आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आपको ठीक करेंगे ही करेंगे। ये आपको कभी भी ट्रीटमेंट डिनाई नहीं करते। यहाँ पर अमेरिकन लॉ है कि आपको कभी भी ट्रीटमेंट डिनाई नहीं होगा, आपको आपकी टेक केयर पूरी होगी ही होगी। अब बाद में देखेंगे कि आप वो पे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आपके सोशल रिकॉर्ड में आएगा, कलेक्शन एजेंसीज आपके पीछे पड़ जाएंगी, पे करो पे करो पे करो। हो सकता है अल्टीमेटली आपको बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ जाए, आप मरोगे नहीं एटलीस्ट। एक्चुअली इस चीज से ना मुझे डायलॉग याद आया, अभी हमारे फ्रेंड ने जो बोला था, आपको पहले नहीं मारेंगे, आपको बचा लेंगे, लेकिन बाद में बिल भेज के मारेंगे। बचा लेंगे ताकि आप बाद में बिल पे कर पाओ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट कुछ और चीज़ मिस कर गया हूँ अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। मैं बोलूँगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो टाइम लगेगा समझने में। मैं आपको एक अपना लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। हमारे अभी कुछ डिलीवरी के बिल्स, अभी एक बिल दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे काम करता है, किस तरीके से बिल आते हैं, और उससे आपको थोड़ा और आइडिया मिलेगा। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे बहुत चीज, अब हॉस्पिटल्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंश्योरेंस से, वो मैं बिल दिखा के बताता हूँ एक्चुअली। वो बिल दिखा के लाइव तब आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। वो डिसअलाउड अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, वो आप बिल देखते हैं, बात करते हैं इस बारे में। बट ओवरऑल यही होता है, HMO, PPO, इन नेटवर्क, आउट नेटवर्क, ER, अर्जेंट केयर और प्रीमियम्स, डिडक्टिबल, कोपे, को इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार आपको इसका समझ आ जाएगा तो मुश्किल नहीं लगेगा, समझना फिर भी ईजी है। तो चलो मैं एक और अब आपको लाइव बिल दिखा के बात करता हूँ। और गाइस फिर से बोलूँगा, बहुत एफर्ट के साथ नॉलेजेबल वीडियो बनाई है मैंने। वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और मिलेंगी इस चैनल पे। और अगर आपको लग रहा है कि कोई लाइक इंडिया से आ रहा है या फिर किसी को जरूरत है इस चीज की, तो शेयर करें उसके साथ, क्योंकि बहुत अच्छी लगेगी उसको। ये नॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये 10 साल में सीखता बंदा, एक्सपीरियंस है। तो गाइस ये आपको मैं अपना सैम्पल बिल दिखाता हूँ। ये एक्चुअल में रियल बिल है हमारा, आप देख सकते हो 7/12 मतलब जुलाई 12 की डेट है। जुलाई 12 को हेज़ल बॉर्न हुई थी, तो आप देख सकते हो एक्चुअल बिल है हमारा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सर्जरी बेसिकली जो डिलीवरी हुई थी उसका सिर्फ एक दिन का बिल है ये, और $3100 डॉक्टर ने सबमिट किया था उसके लिए, सर्जरी के लिए। बट अब इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या होता है, यूजुअली ये इनका नेगोशिएटेड प्राइस होता है इनका हॉस्पिटल्स का इंश्योरेंस के साथ, तो इससे ज़्यादा वो लोग चार्ज नहीं कर सकते, मतलब इतना उनको डिस्काउंट देना ही होता है। इनका कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस होता है बेसिकली कि सर्जरी के लिए वो 3100 नहीं 2308 चार्ज कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर इसको एडजस्ट करके 2308 चार्ज किया हमें। अब हमारी, बिकॉज हमारी डिडक्टिबल मीट हो चुका था इसमें ऑलरेडी, तो 2308 में से 90% इंश्योरेंस कवर करेगी, 10% हम, मतलब $230 हम देंगे और बाकी के 90% इंश्योरेंस दे रही है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आई ओ, मैं $230 ओ करता हूँ इंश्योरेंस को, अभी डॉक्टर को, नॉट इंश्योरेंस को, सॉरी। तो आपने देखा ये एक्चुअल बिल है हमारा, $3100 डॉक्टर ने सबमिट किया था इंश्योरेंस को एक दिन के लिए, सर्जरी के लिए। बट उसमें से नेगोशिएटेड प्राइस उनका इतना था, तो एक्चुअल में 2308 ही सबमिट कर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। और उसमें से भी 90% इंश्योरेंस ने कवर किया, 10% हम देंगे। तो ये फाइनल बिल हुआ उस एक प्रोसीजर का जो कि सर्जरी थी इस दिन की। और गाइस ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।